नमस्कार दोस्तों। भारत और बांग्लादेश में अभी हाल फिलहाल बॉर्डर फेंसिंग का काम बहुत ज्यादा जोरों शोरों से चल रहा है और इसी बीच भारत के एक राज्य मेघालय से ये आवाज आती है कि इस बॉर्डर फेंसिंग को यहीं रोक दो, नहीं तो हम भारत से पूरी तरीके से अलग हो जाएंगे। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिरकार बॉर्डर फेंसिंग लगने से तो लोगों को खुश होना चाहिए, फिर मेघालय के लोग इसका लगातार विरोध क्यों कर रहे हैं? उनके मन में ये डर क्यों आ रहा है कि वो भारत से कट जाएंगे? साथ ही आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे फैक्ट भी बताने वाली हूं जिसके बारे में शायद आपको पता भी नहीं होगा कि आज़ादी के इतने साल बाद भी भारत की भूमि किस प्रकार से बांग्लादेश के पास हुआ करती थी, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और अगर ये बॉर्डर फेंसिंग नहीं रुकी और ये अगर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ तो यहाँ पर नए प्रकार का संग्राम भी शुरू हो सकता है। और अगर बॉर्डर फेंसिंग हो जाती है तो हमारे सैनिकों की किस प्रकार से सुरक्षा होगी, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। क्योंकि एक समय था जब बॉर्डर फेंसिंग नहीं होने की वजह से यहाँ पर लड़ाई हुई और उसकी वजह से हमारे कई सारे जवान शहीद हुए थे, केवल इस बांग्लादेश की वजह से जिसको आज़ादी दिलाने के लिए भी हमारे जवान शहीद हुए थे। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार मेघालय इसका विरोध क्यों कर रहा है। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहां पर देखिए, यह आपको दिखाई दे रहा है हमारे देश का मैप। और हमारे देश में अगर हम इस वाले इलाके में चलें, यानी कि इस पूर्वोत्तर भाग में चलें, तो यहाँ की 98% ऐसी भूमि है जो ज्यादातर इंटरनेशनल बॉर्डर साझा करती हैं। यानी आप देखो, कभी भूटान के साथ, तो कभी चाइना तिब्बत के साथ, तो कभी इधर बांग्लादेश के साथ, कई सारे देशों के साथ में भूमिगत स्थिति यहाँ पर साझा होती है। अब ये आपको दिखाई दे रहा है ये वाला इलाका जिसे हम कहते हैं बांग्लादेश। और बांग्लादेश के साथ में जो भारत की बॉर्डर साझा होती है वो दुनिया भर के सबसे जटिल बॉर्डर इलाके में से एक है। ये शायद बहुत कम लोगों को पता है कि ऐसे ऐसे इलाके हैं जहां पर फेंसिंग चाह के भी नहीं हो सकती। और अब यहीं पे एक छोटा सा राज्य आता है जिसका नाम है मेघालय। इस मेघालय को अगर हम जूम करें तो ये आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। इसी मेघालय में अभी हाल फिलहाल बीएसएफ यहाँ पर पहुंचती है जो कि बॉर्डर फेंसिंग का काम करवा रही थी। आप सभी जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में जब से सरकार का तख्ता पलट हुआ है, कहीं ना कहीं बीजेपी यहाँ आई है, उसके बाद लगातार यहाँ पर बॉर्डर फेंसिंग का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही वो राज्य जहाँ पर अभी तक बॉर्डर नहीं, मतलब पूरा फेंसिंग का काम नहीं हुआ था, वहां पे भी काम शुरू हुआ। और ये काम होते होते पहुंचा मेघालय के एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जिसका नाम है ईस्ट खासी हिल्स। इसके अंदर जैसे ये काम करने के लिए पहुंचे तो यहाँ पर एक गांव आता है इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, यानी इस जिले के अंदर, ईस्ट खासी हिल जिले के अंदर एक गांव आता है जिसका नाम है लखोंग गांव। और इसी लखोंग गांव के कई सारे लोग इकट्ठा होते हैं और जोरों शोरों से इसका विरोध करना शुरू कर देते हैं कि अगर आपने यहाँ बॉर्डर खींच दी तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब इनको दिक्कत क्या हो रही है और क्यों ये विरोध कर रहे हैं? क्या ये सरकार का विरोध कर रहे हैं? आप जरा यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है। देखिए, एक बार भारत और बांग्लादेश के बीच में बॉर्डर सीमा को लेकर एक समझौता हुआ था। समझौता इस प्रकार का कि आप जो मेन सीमा है उसके ऊपर बॉर्डर की फेंसिंग नहीं लगाएंगे। यानी आप यहाँ पर देखिए, जैसे ये है, ये वाला जो इलाका है ये हम बांग्लादेश के साथ में साझा करते हैं सीधे तरीके से। तो भारत सरकार इसी वाली जगह पर ऐसे कांटे वाले तार नहीं लगा सकती, बल्कि क्या करेगी, इससे 150 गज अंदर, यानी 137 मीटर की अगर हम बात करें तो इसके अंदर भारत के ही इलाके में यहाँ पर बॉर्डर फेंसिंग लगाई जाएगी। अब आपके मन में आ रहा होगा कि इतनी जगह, यानी 150 गज की जमीन हमने बांग्लादेश के लिए छोड़ दी। ऐसा नहीं है, बांग्लादेश भी ठीक इसी प्रकार से काम करेगा। यानी बांग्लादेश की ये वाली जो मेन लाइन है, जैसे ये वाली बॉर्डर जो है ये बांग्लादेश हो गया, ये भारत है, तो ये भी 150 गज की लाइन को छोड़कर, यानी इतनी भूमि को छोड़कर यहाँ पर बॉर्डर फेंसिंग लगाएगा। तो ये वाला काम यहाँ पर शुरू हुआ। अब मेघालय का जो लखोंग गांव है और उसके आसपास का जो बसा हुआ छोटा मोटा जो इलाका है वो कहाँ पे आ रहा है? बस इसी वाले इलाके में आ रहा है। यानी कि इसी 150 गज के इलाके में कुछ घर यहाँ पर आ रहे हैं, कुछ खेती की जमीन यहाँ पर आ रही है, पशुपालन का इलाका यहाँ पर आ रहा है, भेड़ बकरियां चराने का इलाका यहाँ पर आ रहा है। और वो कहाँ पर फंस जाएंगे? यहाँ पर। यानी ये जो मेन इलाका है ये पूरी तरीके से खुला छूटने वाला है और ये वाला जो इलाका है यहाँ पर बॉर्डर खींच दी जाएगी। तो आप जरा सोचो
कि ये तो गांव यहाँ पर रह गया है, ये गांव यहाँ पर रह गया है और यहाँ पर बॉर्डर खींच दी गई है, तो फिर इन लोगों को कैसा फील होगा? क्या इनको फील नहीं होगा कि ये भारत से कट चुके हैं? अब इन लोगों का कहना है कि अगर यहाँ पर ऐसी बॉर्डर बन जाती है तो हमें बार बार गांव के अंदर आने के लिए, यानी कि दूसरे गांव में भी जाने के लिए, बाजारों में भी जाने के लिए बार बार हमें बीएसएफ के गेट से गुजरना होगा, क्योंकि इस फेंसिंग को कट करके तो नहीं जा सकते, उनको आना पड़ेगा ढूंढते हुए कि बीएसएफ का दरवाजा कहाँ पर है, तो यहाँ पर होके उनको बार बार जाना पड़ेगा। दूसरी चीज़ यह है कि नियम है बॉर्डर इलाके में अगर कोई आपका खेत है तो सरकार का ये नियम है कि आप उस बॉर्डर इलाके में 6 बजे बाद नहीं जा सकते, यानी आपके खुद के ही खेत के अंदर आप 6 बजे बाद नहीं जा पाएंगे। तो ये बोल रहे हैं हर प्रकार की कठिनाई होगी, और सबसे बड़ी बात यह है हम भारत के निवासी होने के बावजूद भी हमें भारत के किसी और इलाके के अंदर जाने के लिए बार बार किससे परमिशन लेना होगा? बीएसएफ से हमें परमिशन लेना होगा, और हम इसी बात को लेकर विरोध में हैं। अब इनका कहना भी कहीं ना कहीं सही साबित होता है, पर आप जरा यहाँ पर भारत सरकार के नजरिए से देखिए कि हो क्या रहा है, क्योंकि इनकी खेती की जमीन उधर छूट गई है, घर उधर छूट गया है, लोगों के साथ तो गलत हो रहा है, ये बात दिखाई दे रही है। पर भारत सरकार जो इसका फैसला ले रही है उसके पीछे की बहुत सारी वजह है, जिनमें से कुछ वजह आप नहीं जानते होंगे, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। पहली वजह तो आप सभी जानते हैं कि घुसपैठिए बहुत ज्यादा आते हैं, इसलिए फेंसिंग लगाना बहुत जरूरी है। इन घुसपैठियों को रोकने के लिए अभी एसआईआर भी हुआ था, जिसके थ्रू इनको बहुत अच्छी तरीके से बोइया बिस्तर बांध के भगाने का काम किया। ड्रग्स तस्करी बहुत ज्यादा होती है, मवेशी तस्करी होती है, नकली नोट तक लेकर आ जाते हैं, तो कई प्रकार की चीजें यहाँ पर हो रही हैं बॉर्डर इलाके में, इसीलिए इन्हें रोकने के लिए काम किया जाना बहुत जरूरी है। अब आप एक बात सुनिए, अगर यहाँ पर बॉर्डर फेंसिंग लगा दी जाती है तो फायदा है, और अगर बॉर्डर फेंसिंग नहीं होती है तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ये आपको दिखाई दे रहा है हमारा देश, और ये आपको दिखाई दे रहा है बांग्लादेश, और ये रहा पाकिस्तान। जरा नुकसान को सुनिएगा। 1971 के अंदर इस छुटकू से देश को आजादी दिलाने के लिए भारत के सैनिक किसके साथ लड़ गए? इसके साथ में लड़ गए, पाकिस्तान के। अब 1971 में हमने इनको आजादी दिलाई, और इन्होंने क्या किया? हमारे ही पीठ के पीछे छुरा भोंकने का काम किया। लगातार ये जो बांग्लादेश का इलाका है, लगातार यहाँ से हमारे जो पूर्वोत्तर राज्य आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर ये लगातार घुसपैठ करते रहते थे, है ना। अब क्या हुआ था? 2001 की घटना आप सुनो। 2001 के अंदर एक साथ बांग्लादेश के कई सारे घुसपैठी भारत के अंदर दाखिल होने जा रहे थे, जहां पर इसको किसने रोक लिया? बीएसएफ ने रोका। बीएसएफ ने अप्रैल के महीने 2001 के अंदर इसको रोक दिया था, या आप या नहीं जा सकते, जिसकी वजह से एक नए प्रकार का तनाव शुरू हो गया था बॉर्डर इलाके पर, और तनाव इतना ज़्यादा बढ़ा कि कई महीनों तक तनाव रहा, और उसके बाद में अंततः बीजेपी, यानी बीजीबी जो हैं, ये बांग्लादेश जो गार्ड वगैरह हैं बॉर्डर इलाके में जो रहते हैं वो, और हमारी जो बीएसएफ है वो, इनके बीच में इतना तनाव बढ़ा कि तनाव बढ़ते बढ़ते गोलीबारी शुरू हो गई, और गोलीबारी ऐसी हुई जिसके अंदर हमारे 16 बीएसएफ के जवान तक शहीद हो गए थे, केवल इस बॉर्डर इलाके के तनाव की वजह से। यानी आज यहाँ पर अगर सही व्यवस्थित तरीके से बॉर्डर लग जाती हैं तो कहीं ना कहीं इनकी जान को जोखिम नहीं उठाना पड़ेगा। तो ये वाली घटना 2001 के अंदर हो चुकी है, और इसी बांग्लादेश को आज़ादी दिलाने के लिए हमने इतना प्रयास किया था। और इसने क्या किया? इसने सीधे तरीके से उनके ऊपर गोलीबारी करने में 1% भी टाइम नहीं लगाया। ये एक ऐसा देश है, इसके लिए यहाँ पर बॉर्डर फेंसिंग होना जरूरी है। आगे की खबर आप सुनो, शायद इसके बारे में भी आपको नहीं पता होगा। आगे की खबर को आप सुनो। अच्छा, वो खबर बताऊं उससे पहले ये भी आप जान लो कि ये जो आपको बांग्लादेश दिखाई दे रहा है, इन दिनों बहुत ज़्यादा हिमायती बनकर बैठा हुआ है। किसका हिमायती बना हुआ है? चाइना का। चाइना का इतना बुरी तरीके से हिमायती बना हुआ है कि लगातार चाइना वालों को इन्वेस्ट करने दे रहा है। यानी आज अगर बांग्लादेश को कोई चला रहा है तो सीधे तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से चाइना चला रहा है। और ये आपको दिखाई दे रहा है ना मेघालय, ये मेघालय किसके पास आ गया है? बिल्कुल चिकन नेक के पास में आ गया है ये चिकन नेक। और इसी वाले इलाके में चाइना की गतिविधि भी बहुत ज़्यादा है, यानी चाइना बांग्लादेश के अंदर बंदरगाह डेवलपमेंट कर रहा है, यहाँ पर लगातार क्या कर रहा है? सड़क बना रहा है, बुनियादी ढांचे यहाँ पर तैयार कर रहा है। यानी सीधे तरीके से हम बांग्लादेश के साथ लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हमें चाइना को भी ध्यान में रखना होगा। और यहाँ पर बॉर्डर बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि चाइना जरूर ऐसी हरकत करेगा जो भारत के लिए नुकसानदेह हो सकती है। अब आप वो खबर जानो जिसके बारे में शायद आपको पता नहीं होगा।
आप जानते हैं कि बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई थी 1971 में। वहां से लेकर 2015 तक भारत का ऐसा छोटा छोटा भूभाग जिसमें 100 से ज्यादा गांव बसाए जाए, सुनिएगा जरा, भारत का ऐसा भूभाग जहां पर 100 से ज्यादा छोटे छोटे गांव बसाए जा सकते हैं, वो सारा इलाका अब तक यूज कर रहे थे ये बांग्लादेशी। यानी आप जरा सोचो कि 1971 में जिस देश को आजादी मिल गई थी उसी ने भारत की भूमि को कब्जा रखा था और भारत की भूमि पर छोटे मोटे घर तक इसने बना रखे थे। और जब इसका नक्शा थोड़े अच्छी तरीके से चेक किया गया, सैटेलाइट तरीके से चेक किया गया, तो खबर निकल के आई कि भाई साहब भारत की भूमि को कब्जा रखा है बांग्लादेश ने। इतना ही नहीं, बांग्लादेश के भी कई सारे ऐसे इलाके जो भारत के अंदर आ रहे थे, जिसे लेकर अभी हाल ही में 2015 में क्या हुआ था, पीएम मोदी ने किसको बुलाया था, शेख हसीना को, यानी कि बांग्लादेश की पीएम को भारत के अंदर बुलाया, जहां इनकी एक आधिकारिक बैठक होती है और बैठक के दौरान दोनों की मैपिंग चेक होती है। और जब मैप चेक होता है तो इसमें यह पाया जाता है कि भारत की भूमि को आपको बांग्लादेश को और बांग्लादेश की जो एक्स्ट्रा भूमि भारत के अंदर आ रही है उसे वापस लौटाना होगा। और अंततः 2015 के अंदर एक समझौता हुआ था। उस समझौते के अकॉर्डिंग भारत के वो 100 छोटे छोटे भूभाग वापस भारत को मिले थे और यहाँ तक कि ऐसे कई सारे इलाके जो बांग्लादेश के थे उसे सौंप दिया गया था। ये पूरी घटना के बारे में अगर आप फुल डिटेल से जानना चाहते हैं तो मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आखिरकार 1971 से 2015 तक कैसे बांग्लादेश के पास में भारत की भूमि रह गई। इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो लिखिएगा जरूर कमेंट सेक्शन में। मैं स्पेशली आपके लिए इसका पूरा हिस्टोरिकल वीडियो लेके आ जाऊंगी। तो ये समझौता हुआ जिसके बाद में ये जमीन अंततः किसके पास आ गई थी, भारत के पास में आ गई। और अब आप जरा सोचो कि अगर यहाँ पर फेंसिंग ना हो तो फिर से क्या होगा, बांग्लादेश धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, हो सकता है भारत भी आगे बढ़ने की कोशिश करे। और सबसे बड़ा मुद्दा तो घुसपैठियों का है ही सही। अब आपको क्या लगता है, क्या वाकई में मेघालय के लोग जो विरोध कर रहे हैं वो सही है या फिर गलत है? क्योंकि उनका ये नहीं कहना है कि हम सरकार के खिलाफ हैं, उनका ये नहीं कहना है कि वो बीएसएफ के खिलाफ हैं, केवल और केवल वो उनके आत्म सुरक्षा के लिए, और वो कहीं ना कहीं घबरा रहे हैं, इस वजह से इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया जा रहा है। बाकी आपको क्या लगता है, सरकार को यहाँ पर किस प्रकार का डिसीजन लेना चाहिए? और इस प्रकार से जो चीज़ें यहाँ पर समझौता हुआ जिसमें कई सारे हजारों की संख्या में लोगों को इधर उधर आना पड़ा, कई सारे लोगों की नागरिकता तक बदलनी पड़ी थी इस 2015 के समझौते के अकॉर्डिंग, फुल डिटेल में लेके आऊँगी, अब जरूर से देखिएगा। और इसके लिए आप जो भी सोचते हैं अपनी राय को जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। क्या आप भी जनरेटिव एआई सीखना चाहते हैं, वो भी हिंदी में? क्योंकि आज का एआई सिर्फ इंजीनियर के लिए नहीं रहा। आज से 2-3 साल पहले जो लोग एआई को सिर्फ कोडर्स का फील्ड समझते थे उनके लिए एक बड़ा अपडेट है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में 2030 तक 1 करोड़ से ज्यादा एआई पावर्ड जॉब क्रिएट होने वाली है। कंपनी को ऐसे प्रोफेशनल चाहिए जो एआई टूल का यूज करके प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सके, कंटेंट क्रिएट कर सके, बिजनेस ऑटोमेट कर सके और साथ ही स्मार्ट डिसीजन ले सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या एआई सीखने के लिए कोडिंग आना जरूरी है? तो इसका जवाब है नहीं। और इसीलिए करियर 247 और IITM प्रवर्तक लेकर आया है जनरेटिव एआई, वो भी हिंदी में। और इसके लिए आपको क्या करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में जाना है, जहां मैंने पहला कमेंट पिन कर रखा है, जिस पे जाकर उस लिंक पर आपको क्लिक करना है, जहां एक फॉर्म ओपन होगा, उसमें नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी के साथ आपको एक डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए कोड डालना होगा NARI100, और ये कोड लगाते ही आपको 30% डिस्काउंट मिलने वाला है। और हाँ, इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है जो कि 12 जून को बंद हो जाएगा। बैच इसकी स्टार्ट होने वाली है 19 जून को और क्लास का टाइमिंग रहेगा एवरी सैटरडे एंड संडे 6 PM से लेकर 9 PM तक। और ये कोर्स आप जैसे ही कंप्लीट करते हैं आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट भी मिलेगा जो कि आपके भविष्य की जॉब के लिए काफी ज्यादा उपयोगी रहने वाला है। तो जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू।